नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पे आधारित पाठ नाटक लिखने का व्याकरण। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार हैं उनका इसके बारे में क्या विचार है। नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। तो बच्चों ये बहुत ही प्रसिद्ध मराठी नाटककार हैं विजय तेंदुलकर जी। यह नाटक लिखने के बारे में इनके विचार हैं। बच्चों जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें है जो नाटक लिखने का व्याकरण है ये पाठ। इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं को पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। नाटक और अन्य विधाएं, नाटक के तत्व, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, नाटक में समय का बंधन, नाटक के विषय और नाटक की शिल्प संरचना। तो ये जितने भी बिंदु हैं बच्चों, इनके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, पहला जो बिंदु है इसमें नाटक। क्या है नाटक? नाटक किसे कहते हैं? भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। बच्चों ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह 1 नंबर का प्रश्न भी है जो आगे मैं आपको छोटे प्रश्नों लघु प्रश्नों के अंतर्गत दूंगी। भारतीय नाटक में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये पहले ही लाइन में एक क्वेश्चन भी आपके बन गया। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होता हुआ अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। तो इस तरह से बच्चों नाटक के बारे में ये बताया गया है कि नाटक जो है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसको दृश्य काव्य ही कहा जाता है एक तरह से। अगला है नाटक और अन्य विधाएं। तो अन्य विधाओं के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, जब मैंने पढ़ा था कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। उसमें भी विधाओं की चर्चा मैंने की थी आपसे। यहाँ पुनः कुछ विधाओं का उल्लेख मैं कर दूंगी। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और नाटक भी विधा है, उपन्यास आदि। इन्हीं विधाओं की भांति नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनका आज भी मंच पर अभिनय होता है, रंगमंच पर उनको दिखाया जाता है, जो कि उद्देश्यपूर्ण होते हैं और उसके माध्यम से एक लोगों को संदेश भी भेजा जाता है। पर गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नाटक अपने कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग होता है। तो अब कैसे अलग होता है बच्चों? क्योंकि अन्य विधाएं जैसे अब कहानी और नाटक है, तो कहानी आप देखेंगे कि कहानी में लेखक और पाठक से ही संबंध होता है, लेकिन अगर नाटक उसी कहानी को हम नाटक के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन अपने आप आ जाते हैं, जो हम यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं। जहाँ साहित्य की अनेक विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर के उसमें संपूर्णता आती है। जैसे है ना बच्चों कि अगर नाटक को भी हम पढ़ सकते हैं कहानी की तरह, लेकिन वास्तव में उसका जो प्रभाव है जब उसका मंचन किया जाता है, यानी अभिनय के माध्यम से जब उसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, तब वास्तव में उसमें संपूर्णता आती है, अर्थात उसका जो भाव है वह दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ
दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि जो नाटक है, नाटक जैसे मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और ये नाटक है, और इसको अगर मंच पे दिखाया जाए तो इसका प्रभाव अलग ही होगा। अब बच्चों आता है नाटक में समय का बंधन, क्योंकि नाटक भी जो है वो समय में जो है बंधित होता है, प्रतिबंध होता है। ऐसा नहीं कि एक नाटक को आप 10 घंटे लगातार दिखाते रहें और दर्शक और श्रोता आपसे बंधे रहेंगे, ऐसा नहीं है। नाटक को दिखाने के लिए उसकी एक समय अवधि होती है कि एक अच्छा नाटक जो है वो कितने समय का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नाटक को आप 3 घंटे 4 घंटे दिखाएंगे तो फिल्म की भूमिका में आ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं दर्शक जो है उससे ऊब जाएंगे, फिर उसका प्रभाव जो है पूर्णतः वो अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नाटक की एक मूल विशेषता है समय का बंधन। नाटककार को नाटक की इस विशेषता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा असर पड़ता है और इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूरा करना होता है। अगर आधे घंटे का नाटक हम कोई प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में ही पूरा हो जाए तो वो एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। ये नहीं कि नाटक तो हमने आधे घंटे का उसकी स्क्रिप्ट लिखी, पात्रों के अनुसार संवाद लिखा, सब कुछ, और उसको खींच करके 1 घंटे 1.5 घंटे ले जा रहे हैं तो निश्चित है कि वो उबाऊ हो जाएगा। समय संबंधी नाटक की अन्य कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। समय से जुड़ी हुई नाटक की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, नाटककार अपनी रचना को, बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे, इसमें से भी 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। पिछले साल जो है वो बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से उठाए या अन्य लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, पर दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। बच्चों इस पे आपको विशेष बल मैं इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि कोई भी नाटक किस काल में लिखा जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा, आपका उत्तर यही होगा पूरा समझाने के लिए कि कोई भी नाटक जो है वह वर्तमान काल में ही संयोजित होता है, लिखा जाता है, अभिनय होता है। बेशक वो उसकी रचना जो है वो पहले हो गई हो या किसी लेखक के आगे होने वाली हो, लेकिन वास्तव में उस, चूंकि अब आप इसको सीधे सीधे समझ लीजिए। मान लीजिए हम किसी विवेकानंद जी का नाटक कोई हम मंच पे अभिनीत कर रहे हैं, तो विवेकानंद जी के बारे में तो वो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन उसका मंचन कब हो रहा है? वो आज की डेट में हो रहा है। तो वास्तव में हमने उस नाटक को आज प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए हमने आज उसको लिखा, उसकी जो कह सकते हैं उसको जो संयोजित किया, उसको कब किया? उसको हमने वर्तमान काल में संयोजित किया। तो इसलिए इसके उत्तर में यही आता है कि वर्तमान काल में ही उसको संयोजित करना पड़ता है। तो बच्चों इस प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जब यह आए आपको प्रश्न कि नाटक की रचना जो है वह किस काल में की जाती है, नाटक प्रस्तुत करने के लिए नाटक की रचना किस काल में की जाती है, तो अधिकांशतः हम चले जाते हैं अतीत वाले में कि जो बीत चुका है, नाटक लिखा गया है, जो भूतकाल है उसमें। लेकिन बच्चों लिखा तो गया है, लेकिन उसको अभिनीत हम जिस टाइम कर रहे हैं उस काल का उल्लेख करना होता है, तो इसका उत्तर वर्तमान काल ही होगा। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। देखिए अगले पॉइंट में ये बिल्कुल मैंने कंफर्म कर दिया है कि नाटक के जो मंच निर्देश होते हैं, यानी कि नाटक पे आप क्या दिखा रहे हैं, मान लीजिए पन्नाधाय की कहानी दिखा रहे हैं, तो उसको जो आज की डेट में जिस तरह से आप दिखा रहे हैं उसी के अनुसार तो उसकी पटकथा और पात्र और संवादों का आप चयन करेंगे। तो उसको हम कब उसको संयोजित कर रहे हैं? वर्तमान काल में। इसलिए इसका उत्तर जो है वो वर्तमान काल ही होगा। चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। तो बिल्कुल ये सीधे सीधे बच्चों आप समझ जाइए, ये 1 नंबर के प्रश्न में इसको पूछा जाता है।
साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, कविता या उपन्यास को हम कभी भी पढ़ते समय रोक सकते हैं। देखिए, नाटक और अन्य विधाओं में अंतर क्या होता है कि कहानी, कविता या उपन्यास को हम कभी भी पढ़ते समय रोक सकते हैं। कोई सी कहानी हमने उठाई और हम पढ़ रहे हैं, मन नहीं हुआ तो थोड़ा रुक गए। लेकिन नाटक में बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को देखिए कि और कुछ समय बाद उसे वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक यानी कि कौन सा नाटक, उसकी स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि अगर कोई नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि नाटक को हमने थोड़ा सा दिखाया और उसके बाद थोड़े रुक गए और फिर उसको फिर से वहीं से शुरू किया जहाँ तक हमने दिखाया था। तो ऐसे क्या होगा, वो तो रिपीटेशन हो जाएगी, रिपीट होता रहेगा। और फिर ऐसे दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्शक जो है वहाँ आपका इंतज़ार करेंगे। तो यह इस तरह से नाटक जो है वो किसी भी हाल में नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए नाटक में क्या होता है, नाटक में जितने समय अवधि का नाटक होता है उसमें निरंतरता और गति बनी रहनी चाहिए, तभी वो प्रभावी हो पाएगा। तो ये जो है वो अन्य विधाओं में और नाटक में ये अंतर होता है कि कहानी, कविता, उपन्यास को तो हम पढ़ सकते हैं और कभी भी रुक सकते हैं और कभी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पढ़ के हमने छोड़ा था। लेकिन अगर नाटक को हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से फिर से शुरू करते हैं तो दर्शक पहले वाले दृश्य को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और उसको उतना अच्छा जो अगला जो दृश्य होगा उस पर उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी उसमें से समाप्त हो जाएगी। असर कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को रखना अत्यंत आवश्यक है। नाटक में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चरित्र का पूरा विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव न हो। अब मान लीजिए किसी कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए पन्नाधाय का मैंने अभी उल्लेख किया कि पन्नाधाय जो हैं आप सभी जानते होंगे, या रामचंद्र जी को ले लीजिए या कोई भी ऐसे जो हमारे जिन पे नाटक बनता है और जिनको हम अभिनीत करके दिखाते हैं, वो हमारे कोई भी चरित्र हो सकते हैं। वो किसी का भी चरित्र हो सकता है, भगवान का भी हो सकता है, किसी व्यक्तित्व का भी हो सकता है। तो जब हम उनको दिखा रहे हैं तो उनका पूर्णतः विकास हो सके। ऐसा नहीं कि जो हम उनके जीवन से जो हम दिखाना चाह रहे थे, उनके चरित्र को जो दिखाना चाह रहे थे, उसको अगर हम पूर्णतः नहीं दिखा पाए तो नाटक का जो उद्देश्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बस सिर्फ दृश्यों में उलझे रह गए और सही ढंग से जो हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जो उस व्यक्ति की भूमिका थी, अगर हम उसको नहीं दिखा पाए तो वो फिर नाटक पूर्णतः जो है वो प्रभावी नहीं होगा। इसलिए नाटक में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो। जैसे विवेकानंद जी के चरित्र को अगर हम दिखा रहे हैं तो उनका पूरा चरित्र जो है वो विकसित हो मंच पे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हम दिखाएं और उसमें फिर जो उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो दर्शकों तक पूर्णतः न पहुंच पाएं। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बड़ा ही विनाशकारी होता है। तो इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को चरितार्थ दिखा रहे हैं कि उसका प्रभाव लोगों पर पड़े, तो उसके लिए हमें समय देना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें उसे अभिनीत भी कराना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे इसमें जो पैराग्राफ था यहाँ तक जितने बिंदु थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। इन बिंदुओं को आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इनके अंतर्गत एक एक नंबर के छोटे प्रश्न भी समाहित हैं। हालांकि वो प्रश्न मैं आपको लास्ट में दूंगी, आप उसका उत्तर लिख लेंगे, लेकिन यहाँ से आप उसको पहले पढ़ते चलिए, तभी वो लघु प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरह बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक दिए हैं वो सभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जहाँ मैंने कहा है कि रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उसको भी अपनी कॉपी में आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा। धन्यवाद।